संकट जप हट राम नाम रट। तेरे राम है वहाँ चाल किसकी चली ओ हो रे, चाल किसकी चली हो, चाल किसकी चली। तेरे राम जी के आगे चाल किसकी चली ओ हो। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं। अजय श्रीवास्तव साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच शशिभूषण शर्मा साहब, एडीजे दिति हमारे बीच उपस्थित हैं। आशीष श्रीवास्तव साहब,
एडीजे प्रथम हमारे बीच उपस्थित है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 श्रीमती विमलेश मुडैया मैडम उपस्थित हैं। साथ ही कपिल देव काची साहब व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त, और चूँकि ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि डीजे साहब को जल्दी ही प्रस्थान करना है राजगढ़ के लिए, इसलिए बहुत संक्षिप्त में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि एक छोटे से आमंत्रण पर आदरणीय प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा हमारा आमंत्रण स्वीकार कर और अभिभाषक संघ नरसिंहगढ़ को समय प्रदान किया गया। हम उनके कृतज्ञ हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस अवसर पर, चूँकि प्रथम आगमन है प्रधान न्यायाधीश महोदय का, तो मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शशि भूषण शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि वे डीजे साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। अरे टोपी तो मैंने पहन ली सही। तो उधर तो बिठा लो। ये मंच पे तो मंच पे उनका चल रहा है। साफा कहाँ ये इतना बड़ा साफा है, छोटे भी आते हैं, ऐसे पूरा सारा लग जाता है। काल में फंस जाओ तो साफे से कुएं से पानी निकाला जा सकता है। वो काम भाई सत्येंद्र राठौड़ द्वारा प्रधान न्यायाधीश महोदय को साफा बांधा जा रहा है। माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय के स्वागत के पश्चात मैं हमारे बीच उपस्थित विशेष न्यायाधीश श्री अजय श्रीवास्तव साहब के स्वागत के लिए आशीष श्रीवास्तव साहब जिला जज महोदय प्रथम से आग्रह करूंगा कि वे साफा पहनाकर विशेष अतिथि हमारे विशेष
हार हमारे जो भी अधिवक्तागण हैं वे कृपया अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बांधने की एक वो है, सबके बस का नहीं होता है। पता कहाँ है वो? पता नहीं मुझे, अकेले ही हूँ, मुझे ना उनसे बोलना था। रोका था मैंने, बोल रहा है कुछ काम था उन्होंने। हाँ रहने तो बताओ, कर लूँगा मैं। हाँ हाँ ट्राई कर लूँगा, कर लूँगा, नहीं तो बुला लूँगा। फ़ोन लगा रहा किसी को। बोला था ना मैंने भैया कि ये आदमी फोन रहा है, भैया बोल रहा है ना शोला आके आने की, मतलब मेरे पास आने की। हाँ मैंने बोला था ना तुमको। हाँ भैया क्या करूँ, किसको बुलाऊँ? अरे मतलब यहाँ पे किसको बुलाऊँ, दिक्कत आ रही है। यहाँ पे भैया का फ़ोन आया था। अरे कुछ मत लाना, अभी आ रहा हूँ तो आ जाओ, मैं बेचकर अभी आ रही हूँ। हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शशि भूषण शर्मा साहब, द्वितीय जिला न्यायाधीश नरसिंहगढ़ से आग्रह करूंगा कि वे हार फूल माला से आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश श्री आर.सी. बिसेन साहब का स्वागत करें। श्री शशि भूषण शर्मा साहब। दूसरे इंग्लिश में गई मैडम। आप इनको करिए अजय वरिष्ठ अभिभाषक श्री धूल सिंह जी यादव, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और प्रधान न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें। वरिष्ठ अभिभाषक और प्रधान न्यायाधीश महोदय का हार फूल माला भाई प्रदीप सक्सेना जी, वरिष्ठ सक्सेना जी, वे आएं और हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगा कि वे आएं। श्री मनोज वर्ग के अध्यक्ष महेश कुशवाहा, प्रधान न्यायाधीश महोदय के स्वागत। न्यायाधीश महोदय अजय श्रीवास्तव साहब का स्वागत करें। कमल DM सक्सेना साहब, प्रवीण सक्सेना कोषाध्यक्ष जी रहती है, जिससे हमारे अभिभाषक संघ की सारी कार्रवाई विशेष न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित मैं क्रमवार नाम ले यहाँ पर पुकारूंगा, वे आएं और स्वागत करें। कपिल देव साहब आ गए हैं, वे अभी हमारे बीच उपस्थित है। व्यवहार साई सैफी जी आए, हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें। मनोज मालवी जी, अधिवक्ता, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी आए, हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें। प्रधान न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें, स्वागत करें। संजीव दुबे जी, आप भी स्वागत करिए। हमारे बीच कैलाश मंडलोई जी, जो कि कुरावर से आए हैं, उनसे आग्रह करूंगा प्रधान न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें। भाई अक्षय शर्मा जी महोदय का स्वागत करें। अक्षय शर्मा जी, जो कि हमारे अभिभाषक संघ के लिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और प्रधान न्यायाधीश महोदय का हार फूल माला से स्वागत करें। विनायक हार से आएं और हमारे मुख्य आएं, विशेष न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें। हाँ वो तो कर लिया था, मैं बताता हूँ, हमारे बीच देख लिया था। एक स्वागत के लिए उनसे निवेदन करता हूं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए माननीय शशि भूषण शर्मा साहब, द्वितीय जिला न्यायाधीश से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपना स्वागत भाषण, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री शशि भूषण शर्मा साहब। इस मंदिर स्थापना की 7वीं वर्षगांठ पर मैं माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं और
मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि हमसे जो सभी से त्रुटियाँ होती रहेंगी उसको आप मुझे क्षमा करते रहेंगे, हमको मार्गदर्शन देते रहेंगे। हम आपके मार्गदर्शन में लेटर में रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे और मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारे अनुग्रह को स्वीकार करेंगे और आप यहाँ पधारते रहेंगे। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्री विजय शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन पेश करें। रहे कि वे अपना उद्बोधन दें भाई विजय शर्मा जी। मंच पर विराजमान हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, हम सबके मार्गदर्शक श्री गोयल साहब, मंच पर विराजमान विशेष न्यायाधीश महोदय श्री श्रीवास्तव साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह था। हम जब भी बुलाते हैं आ जाते हैं। अभी भी जब हम गए थे बात करने तो साहब कह रहे थे मेरा कुछ मीटिंग आ गई तो संभव नहीं होगा। बाकी हमें श्रीवास्तव साहब ने पूरा यकीन दिलाया था कि जैसे ही होगा मैं साहब को लेकर आऊँगा और उन्होंने अपना वादा निभाया। आज वो साहब को लेकर आया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय श्री शर्मा साहब, हमारे जिला जज महोदय प्रथम श्री श्रीवास्तव साहब, कपिल देव साहब न्यायाधीश महोदय, मैडम मुंडैया जी न्यायाधीश महोदय, हमारे अभिभाषक साथी श्री और वरिष्ठ मेरे मार्गदर्शक श्री यादव साहब, श्री मनोज मालवी जी, श्री कमल सिंह जी मीना जी, धर्मेंद्र गहलोत जी, कैलाश मंडलोई जी, वीरेंद्र सिसोदिया जी, श्री संतोष सक्सेना जी, पंकज गुप्ता जी, संजीव दुबे जी, सुरेश लवंशी जी और हमारे श्री रविंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ अभिभाषक श्री JP अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी, अक्षय शर्मा जी, परियार जी, उपस्थित सभी मेरे अधिवक्ता साथियों, न्यायालयीन कर्मचारियों, प्रेस के बंधुओं, ये आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम हमारे हनुमान जी के जो मंदिर प्रांगण में हैं उनके 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इससे पूर्व भी हर वर्ष मनता था, अभी कोरोना काल में 2 वर्षों के लिए नहीं मनाया गया है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी का विषय है। आज बाबा के प्रांगण में जो स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं बाबा बैजनाथ की नगरी में एक बार पुनः हमारे अतिथि महोदयों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मेरे सभी साथी कह रहे थे कि कोई मांग साहब से मत करना, क्योंकि आज अपन स्वागत कर रहे हैं साहब का। बाकी क्या है कि जब कोई बड़ा आता है तो मांगने की इच्छा हो जाती है, तो मैं क्षमा चाहूँगा साहब से। और मेरी मांग ये है कि हमारे न्यायालय की बिल्डिंग का कार्य यथाशीघ्र चालू हो जाए इसमें। और दूसरा, हमारे जजेस के क्वार्टर भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण है साहब, उनमें जगह जगह दरारें चल रही, कहीं बिल हो रहे हैं, कभी जहरीले जंतु सांप जैसे भी कई बार निकल चुके हैं साहब। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके क्वार्टर की व्यवस्था भी यथाशीघ्र श्रीमान करें। श्रीमान के नेतृत्व में मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये कार्य यथाशीघ्र पूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरा क्या है साहब कि हमारे, मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूँ साहब, जो आए थे हमारे सब बोड़ा थाने के 6-7 गाँव साहब, वो क्या मालूम भूल से कैसे चले गए। डिस्ट्रीब्यूशन मेमो के हिसाब से, तहसील के हिसाब से भी हमारे इधर होना चाहिए सर, और थाने के हिसाब से भी हमारे जो भी श्रीमान पैमाना रखेंगे वो गांव हमारे इधर ही आएंगे। उनका सिविल तो साहब यही लग रहा है और बाकी सब फौजदारी का उधर दे रखा है। तो श्रीमान से मैं एक बार और निवेदन करना चाहूँगा आज कि वो हमारे गाँव का सब इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन मेमो बने उसमें निराकरण करके वो गाँव वापस नरसिंह तहसील में चला जाए। हमारे 68 गाँव चले गए साहब, वो तो वो अलग ही मामला, बाकी 7 तो हमारे हक के हैं साहब। ये तो हमारे उसके श्रीमान से निवेदन है कि डिस्ट्रीब्यूशन में वो व्यवस्था ऐसी की जाए कि वो गांव वापस जो है नरसिंह तहसील में आए। उससे क्या है कि वकीलों को फायदा नहीं है श्रीमान, वो हमारे पास में लगे हुए नरसिंह तहसील से, और सारंगपुर उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा ऐसा कि उससे लोगों को भी, जो पक्षकार रहते हैं उनको भी सुविधा होगी, तो वो गाँव नरसिंह तहसील में किए जाए श्रीमान में रहे निवेदन है। और एक बार और सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, जय। गाँव की मांग को प्रधान न्यायाधीश महोदय के समक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ अभिभाषक श्री धुल सिंह जी यादव साहब से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और अपना उद्बोधन दें। भाई धुल सिंह जी यादव। हमारे राजगढ़ जिले के माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय श्री बिसेन साहब, परम आदरणीय हमारे विशेष न्यायाधीश महोदय
अजय श्रीवास्तव साहब, परम आदरणीय हमारे दोनों जिलाध्यक्ष माननीय शर्मा जी, माननीय श्रीवास्तव साहब, हमारे सिविल क्लास महोदय मुंडैया जी, माननीय कपिल साहब, एसडीओपी साहब, अभिभाषक संघ के माननीय सभी अधिकारीगण, मेरे साथी अभिभाषक साथीगण, माननीय कर्मचारी बंधुओं, आज बड़ा मंगल मूर्ति मारुनंदन सकल मंगल मूल नकंदन, उनका आज स्थापना दिवस। हनुमान जी की स्थापना कौन कर सकता है? वो तो अपने आप स्थापित है, लेकिन एक परंपरा हमने बनाई 6-7 साल पहले, माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने स्थापना करवाई थी। तो लगातार 6-7 साल से ये आज के दिन स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। उसमें हमें सौभाग्य मिला, हमारे जिला के जो न्यायिक विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको स्वागत करने का। आज हम अभिभूत हैं। हमारे अपने, जैसा आपने कहा कि मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, आपस में एक दूसरे का कैसा सम्मान, तो हम अपने अभिभावक तो मान ही सकते हैं। माननीय बिशन साहब को हम, माननीय श्रीवास्तव साहब को हम अपना अभिभावक मानकर यह स्वागत कर रहे हैं। स्वागत अपने वालों का करें नहीं करें, उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया कि पहली बार आप पधारे, पहले तो आप अनौपचारिक रूप से आए थे, आज हमारे बीच में आप औपचारिक रूप से हमारे थोड़े से आमंत्रण पे आप पधारे। हम आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपने आप को अभिभूत मानते हैं। आपने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सरलता सहजता प्रदान की। हमको बोलने में बड़ा संकोच हो रहा था। एक बंधन होता है कि पहले आवे तो क्या मांग रखना चाहिए, क्यों रखे मांग, स्वागत सत्कार, इस प्रकार की जो बात थी वो आपने हमसे हटा दी। आपने कहा कि हम तो अपने हैं और आप हमारे हैं, तो निश्चित रूप से जैसा भाई हमारे विजय शर्मा ने कहा कि बड़े आते हैं तो बड़े के सामने कुछ भी मांग की जा सकती है, और फिर अभिभावक है तो अभिभावक से मांगने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसा हमारे भाई विजय शर्मा जी ने कहा कि यहाँ माननीय न्यायालय का जो माननीय डीजे साहब का आईडी माने जो दोनों हमारे जिला जज साहब हैं, उनका ये हेरिटेज बिल्डिंग में न्यायालय लगता है, और इतनी जर्जर हालत में पूरे बरसात में माननीय हमारे शर्मा जी, माननीय श्रीवास्तव जी काम नहीं कर पाए। पानी टपकता रहा, इधर सरकाएं फाइलें, इधर सरका, इधर कुर्सी करें, काम ही नहीं कर पाए। इस प्रकार की हालत, ये फास्टैग की कोर्ट की एक अदालत है हमारी, जिसमें माननीय हमारे काची साहब बैठते हैं, और जो शूटर शेड है उसमें माननीय हमारी विमलेश मुंडैया जी बैठती हैं। यह न्यायालय नाम की बिल्डिंग नहीं है। जो ये शेड लगा हुआ है हमारे वकीलों का, ये माननीय हमारे राज्यसभा सांसद महोदय की कृपा से ये मिला है, उससे हमने शेड बनवाए। ये जो फुटपाथ है माननीय विधायक महोदय की कृपा से वो मिला। मेरा निवेदन ये है कि शासन की तरफ से अभी तक यह न्यायालय भवन के नाम पे या माननीय न्यायाधीशों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप यूँ कहेंगे कि हाईकोर्ट का मामला है, सरकार का मामला है, लेकिन आप हमारे और उनके बीच के माध्यम, आपके ही माध्यम से सारी कार्रवाई होती है। इस नाते हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये हमारी मांग को निश्चित रूप से शासन तरफ पहुँचाए। माननीय हाईकोर्ट ने तो गवर्नमेंट के पास भेजा है फंड के लिए, आपसे जितना हमें सहयोग करने के हो आप मेहरबानी करके हमें सहयोग करें। हमारा एक निवेदन और है, हमारी पीड़ा है 10 साल पहले पचोर में तहसील बनी, अच्छी बात हुई, पचोर में तहसील बनी, वहाँ के लोगों की मांग थी, बन गई, लेकिन एक नुकसान हो गया। 67 गांव हमारे
काट कर अचानक क्रूर तरीके से, मैं उसको क्रूर तरीका इसलिए कहना चाहूँगा कि कोई कारण नहीं था, नरसिंहगढ़ के पास के गांव 67 गांव काट के एकदम सारंगपुर को दे दिया गया। हमने अनुरोध किया, अनुनय किया, बहुत कोशिशें की, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी। हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई, वहाँ से पिटीशन साल भर चली, उन्होंने ये कहकर उसको वापस कर दी कि आप अपना अभ्यावेदन पोर्टफोलियो जज को दीजिए। हमने पोर्टफोलियो जज को दे दी, 3-4 पोर्टफोलियो जज चले गए। तो हमारा यह अनुरोध है कि न्याय के लिए न्यायालय में हम गए, हमें पूर्ण रूप से न्याय वहाँ नहीं मिला। इस नाते हम अपना अनुरोध आपसे कर रहे हैं, वो भी आप कहेंगे कि वो भी हाईकोर्ट के पास है, उस बारे में हम अपनी बात को वापस भी कर लेते हैं। लेकिन 6-7 गांव अनावश्यक रूप से राजगढ़ जिले में जो हमारा हक है, 2 आधार होते हैं, या तो तहसील आधार ले लें या थाने को आधार ले लें। नरसिंहगढ़ न्यायालय के क्षेत्र में जो थाने आते हैं उनका भी काट के सारंगपुर दे दिया 7 गांवों को। तहसील का जो नरसिंहगढ़ तहसील का, पचोर तहसील का वो थाने हैं, पचोर तहसील के उधर दे दिए। लेकिन नरसिंहगढ़ तहसील के जो गांव लगते हैं वो भी सारंगपुर को दे दिया। अगर आपको आधार लेना है तो कम से कम या तो तहसील को मान लीजिए या थाने को मान लीजिए, एक आधार। कम से कम हमारे वो 7 गांव, ये हम 7 गांवों से हैं। नरसिंहगढ़ के वकीलों का कोई वो नहीं होने वाला है, लेकिन हम अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है, वो आपके सामने रख रहे हैं। कम से कम हमारे साथ जो इतना अन्याय हुआ है उसके बारे में आप देख लें। अगर हम गलत कहते हैं, आप तो न्यायाधीश है, दोनों पक्षों को सुनते हैं, अगर हम गलत कहते हैं तो हमको हमारा वो अभ्यावेदन निरस्त कर दें, ये मेरा निवेदन। या तो उसको जल्दी स्वीकार कर लें या स्वीकार करें। जय हिंद, धन्यवाद। मैं यदि कुछ अनर्थ के गए हों तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझसे प्रधान न्यायाधीश महोदय को अवगत कराया गया है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ अभिभाषक जेपी अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। श्री जेपी अग्रवाल साहब। न्यायाधीश महोदय बिसेन साहब, विशेष न्यायाधीश महोदय श्रीवास्तव साहब, हमारे जिला न्यायाधीश महोदय शर्मा जी, श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ व्यवहार सिविल जज सीनियर मुड़ैया मैडम, सिविल जज जूनियर कपिल साहब एवं कार्यक्रम में उपस्थित एसडीओपी भाटी साहब, अभिभाषक संघ नरसिंहगढ़ के अध्यक्ष बीजी शर्मा, हमारे सीनियर अभिभाषकगण, कनिष्ठ साथीगण एवं न्यायालय परिवार के हमारे सम्माननीय कर्मचारी साथीगण, हमारी ये परंपरा रही है कि हम न्यायालयीन परिवार की ओर से आने वाले अतिथि का स्वागत करते हैं। न्यायालयीन परिवार से हमारा आशय है जिनमें बार, बेंच और हमारे सम्मानीय कर्मचारी साथी, ये सब हमारा एक न्यायालयीन परिवार का जो गठन करते हैं, उनकी तरफ से आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। हम काफ़ी आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज प्रधान न्यायाधीश महोदय और विशेष न्यायाधीश महोदय का इस अवसर पर स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करने का एक कारण ये भी नहीं है कि हम, क्योंकि आप प्रधान न्यायाधीश हैं, आप विशेष न्यायाधीश हैं, आप भारत की उस निष्पक्ष न्यायपालिका के प्रतिनिधि हैं जो अपने निष्पक्षता और दृढ़ता से इस देश में जानी जाती है। आज भी हम अगर आम जन से चर्चा करें, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे व्यापारी हो,
चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, उनको इस बात का भरोसा है कि भारत में एक मजबूत न्यायपालिका मौजूद है और इसलिए हम बेफिक्र हैं। तो ऐसी न्यायपालिका के प्रतिनिधि आदरणीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, विशेष न्यायाधीश महोदय, और हम तो आज स्वागत हमारे बीच में जो न्यायाधीशगण कार्य कर रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आपने हमको एक बहुत ही इस कार्यक्रम के लिए हमें समय प्रदान किया, आप पधारें, उसके लिए वो स्वागत करते हैं। हमारा जहाँ तक कोर्ट की बिल्डिंग का सवाल है, तो कोर्ट की बिल्डिंग का आप जब नरसिंहगढ़ पधारे प्रथम आगमन पर, तो आपने स्वयं इस बात का संज्ञान लिया कि मैं आज न्यायालय भवन की जगह देखने भी आया हूँ और न्यायालय की व्यवस्था देखने भी आया हूँ। तो हमको ये उम्मीद पूरी तरह हो चुकी है कि आपके कार्यकाल में, या हम तो 2023 में नवीन न्यायालय भवन की आधारशिला रखी जाएगी, आपके नेतृत्व में रखी जाएगी। हम इसी उम्मीद के साथ पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि विशेष न्यायाधीश श्री अजय श्रीवास्तव साहब को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। वे आएँ और अपना उद्बोधन दें। श्री अजय श्रीवास्तव साहब। आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और मेरे कपिल विमलेश जी और मेरे अधिवक्ता भाई बहन, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे। साहब की तरफ से मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया, इतना सम्मान दिया और हम लोगों को अपना प्रदान किया आप लोगों ने। और साहब काफ़ी समय से यहाँ पे आने का सोच रहे थे, साहब ने बोला भी था, और आज साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो भी साहब ने बोला कि यार अजय भले ही 20-25 मिनट को जा पाएँ, अपन चलेंगे ज़रूर, बहुत आग्रह से उन्होंने बुलाया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आप लोगों ने साहब से जिसको आपने मांग बोला है, तो उसको हम लोग तो मांग नहीं समझते हैं, क्योंकि ये एक ही परिवार है। तो एक परिवार का ये एक विचार विमर्श जरूर विधि की परिधि में रहते हुए जो साहब मदद कर सकते हैं बिल्कुल करते हैं। तो साहब ने 26 दिसंबर को जब से चार्ज दिया, मैंने साहब के बारे में देखा कि कोई भी ऐसी समस्या जो तत्क्षण सुलझाई जा सकती है, उसको मैंने ये भी निर्देश देते देखा ऑफिस परिधि में सीमा में जो साहब के कार्य क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र की अधिकार क्षेत्र में है, उसको तत्काल करते हैं। और नरसिंहगढ़ की कोर्ट बिल्डिंग के बारे में और हमारे न्यायाधीश भाई बहनों के जो रहवासी मकान हैं उनके बारे में साहब ने ज्वाइन करते साथ ही हमसे जानकारी ली थी। साहब ने फाइल भी बुलाई थी, पूरा अध्ययन किया था, कार्यवाही चल भी रही है। और साहब का जितना ज़्यादा तेज़ी से समस्या को समझ पाना और उसके हल की दिशा में प्रयास करना, मैं अपने पूरे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आशीर्वचन देने के लिए, उद्बोधन देने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश महोदय श्री आर.सी. बिसेन साहब से आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपना आशीर्वचन हमको दें। श्री आर.सी. बिसेन साहब। हमारे कलीग श्री अजय श्रीवास्तव साहब, हमारे सभी सम्मान सब आप में ही है और आप लोगों का सम्मान हम में है। हम कहीं दूसरे एक से पृथक हो ही नहीं सकते हैं। और देखिए, एक मैं कहानी आज गुरु शंकराचार्य जी से संबंधित से शुरू करूंगा। यहाँ पे एक बार आज गुरु शंकराचार्य जी वो अद्वैतवाद की ओर उनका मुख्य रूप से
सिद्धांत पर चलते थे। अद्वैत का मतलब ये होता है कि ईश्वर और उसमें कोई अंतर नहीं है, ईश्वर हमारे में ही है, कहीं पृथक नहीं है। हर व्यक्ति जो कि हम लोग पृथक नहीं है, हम सब लोग एक ही हैं, इस पर चलते थे। तो उनका एक दिन जब वाराणसी में वहाँ मणिकर्णिका घाट के पास में ही रहते थे, वहीं से पास से जो कि अपने नित्य कर्म के लिए दोपहर में निकले, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक चांडाल जो कि है 4 कुत्तों के साथ बैठा हुआ था और रास्ता एकदम बंद था, बिना उसको स्पर्श किए हुए निकलना मुश्किल था। आदि गुरु शंकराचार्य जी तुरंत बोले कि हटो 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 हटो। उनको ये था, मन में आया कि कहीं चांडाल से या कुत्तों से स्पर्श हो जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। उनके अंदर ये जो भावना थी, तो इस प्रकार बोला हटो हटो। तो वो जो चांडाल थे उन्होंने एक ही बात कही कि आप किसको हटाने की बात कर रहे हैं, इस देह को या इस देह को धारण करने वाले को हटाने, देही को हटाना चाहते हैं। क्या अभी भी आप अद्वैतवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि सभी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हम जो कि है आप, लेकिन आप अद्वैत के लिए आप, लेकिन आज तो पृथकता की बात कर रहे हैं। मैंने मुझको आप अपने आप से पृथक कर रहे हैं। क्या आपके इस शरीर की जो पुष्टि होती है उसी अन्न से होती है और उसी अन्न से मेरे, अगर गंगा जल में आएगा तो वो सूर्य का प्रतिबिंब कहलाएगा कि, और एक मदिरा में रख दिया जाए तो क्या वो मदिरा का प्रतिबिंब होगा कि सूर्य को होगा? कहने का आशय उनका ये था कि जब ईश्वर का अंश सब में विद्यमान है तो हम पृथक कहाँ से और हमें हटने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों आप अशुद्धता की बात कर रहे हैं? फिर उन्हें लगा आदिगुरु शंकराचार्य जी को कि नहीं, ये मैं गलत हूँ, ये तो हमारे लिए गुरु का काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने तुरंत स्तुति उनकी की कि जो भी हो मेरे आप गुरु हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और सारी चीज़ें करने पता चला कि कुछ समय पश्चात जैसे ही इन्होंने, उनके मन में ये बात आई, तो न तो वहाँ चांडाल थे न वो कुत्ते थे। पता ये चला कि भगवान बाबा शंकर भगवान जी साक्षात काशी विश्वनाथ चारों वेदों के साथ स्वयं चांडाल के रूप में उपस्थित होकर उन्हें पथ प्रदर्शित करने के लिए वहाँ आए। हमारे कहने का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। मुझे तो एक दायित्व दिया गया है, ये प्रधान जिला न्यायाधीश की जो कुर्सी है, ये मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। एक एज ए ट्रस्टी के रूप में मैं कार्य करने के लिए हूँ, मुझे सौंपा गया है। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये मेरे अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं है कि मैं दूसरों पर इस कुर्सी का लेकर के अपने शासन करूं, शासन के लिए नहीं है। एक जिम्मेदारी दी गई है और जनता के जितना अधिक से अधिक हित में हो कार्य करने की बात। बस यही है कि हमें जो ईश्वरीय प्रेरणा है उसी के आधार पर जो अच्छा, जो बेहतर, सर्वोत्तम जो समझ में आता है हम करते हैं। और वास्तविकता है, मैं तो यही आप लोगों से कहूँगा कि हम क्या करते हैं, कराते हैं वो प्रभु कराते हैं। हम लोग तो एक माध्यम हैं। जो यहाँ आने की बात थी, मैं आप सब लोगों से बता दूं कि मैंने उस दिन भी कहा था, ये उनकी अगर इच्छा होगी तो हम न चाहते भी नहीं, और अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम चाहते हुए भी नहीं आ सकते। मैं बता रहा हूँ, कल रात में हमारे यहाँ भाभी हैं, उनकी डेथ हो गई। मैं वहाँ पोह में था कि जाऊँ कि न जाऊँ। मेरी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, हम दोनों जो कि सर्दी जुकाम बुखार से भी थोड़ा पीड़ित थे। और वास्तविकता ये है कि थोड़ा मेरी आदत है कि जैसे सर्दी जुकाम या बुखार हो तो छुट्टी कम लेते हैं, और लगता है कोर्ट में काम, क्योंकि गवाह विटनेसेज आते हैं, पक्षकार रहते हैं, लोग दूर से आते हैं, और जब हम नहीं रहते हैं तो उनको वापस जाना पड़ता है। तो ये रहता है कि जहाँ तक हो सके अवकाश न ले, लेकिन
ये स्थिति, इस कारण से मैं अवकाश नहीं लिया। आज दिन में भी ऐसा लग रहा था कि जल्दी से काम निवृत्त करके जाके सो जाऊँ, लेकिन प्रेरणा थी उनकी। आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया अजय से, इनको मैं अपना सबऑर्डिनेशन में नहीं मानता हूँ। सबऑर्डिनेट तो मैं कोई भी नहीं है, सभी जज होते हैं। सबका कार्य जो कि है एज ए जज का, चाहे हम तो मानते हैं वो जजेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सभी जज, चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, जो कार्य करते हैं, जो जनता में संप्रभु सत्य नीति है उसके ऑन बिहाफ, जनता के बिहाफ पर संप्रभु सत्य का उसका उपयोग करते हैं। वो व्यक्तिगत, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उनका कार्य जो है, हम उनको किसी मामले में हम ये नहीं कह सकते कि आप ये फैसला कर दो या ये करो। वो ऑर्डर करते हैं, उसके खिलाफ जब दूसरी पार्टी आती है फिर हम उसमें सुनवाई करके, मुझे लगता है कि उसमें क्या अगर सही है या गलत है, जो भी हम भी डिसीजन लेते हैं। उनका भी कार्य एक तरह से वही कार्य है जो हमारा है। तो कहने का से मुझे एक कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, इस व्यवस्था को एक बनाए रखने के लिए दिया गया है, हमारे ईगो अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं दिया गया। ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा, श्रीवास्तव साहब तो देखिए अभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होकर 1-2 महीना में यहाँ चले जाएंगे। हम तो सोचते हैं इनका जितना अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकूं, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ उनको ले जाता हूँ, और इनके साथ में रहने आने जाने में भी हम लोग दोनों आते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि हम लोग कब राजगढ़ से चले हैं और यहाँ नरसिंहगढ़ आगे, पता भी नहीं चला। तो ये इनको मैंने कहा कि ये हमारे लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा ये वास्तविकता ही है, और जब ये जो कि हम लोग दोनों एक बैचमेट है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए कोई पृथकता की बात नहीं। जहाँ तक आप लोगों ने मांग की बात की, देखिए हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें। मैं आया था देखने के लिए, मैंने आपको बताया कि जो बिल्डिंग का जो DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो थोड़ा जो मानक निर्धारित है उसके अनुसार नहीं गया पुराने, तो उसमें क्या बहुत सी कमियां हैं, तो उसको फिर से हमने बोल रखा है कि अब जल्दी से इसको तैयार कर दीजिए जिससे कि हम भेजें। देखिए एक प्रक्रिया होती है, आपने अभी जैसे आप तो विधायिका के पार्ट रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह के लिए कोई फंड नहीं आता, ये मैं आप लोगों को बताऊं। मैं विधि विभाग में चूंकि एज ए सेक्रेटरी का कार्य किया करीबन 38 महीने, और मैं यही सब देखता रहा। एक एक मुझे प्रक्रिया के बारे में मालूम है कि कैसे क्या होता है। यहाँ से जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है तैयार करते हैं, हम भेजते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आता है, उनकी कमेटी है उसके द्वारा उस पर विचार करते हैं, उसके जो कास्ट रखी गई उस पर विचार करते हैं, जो बिल्डिंग की साइज है उस मानक के अनुसार है कि नहीं है, और उसमें क्या क्या हो सकता है तो वो लोग देखते हैं। उसके बाद फिर जो है वो गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट के पास जाता है तो वहाँ जो कि है 3 कमेटियाँ होती है। एक होती है SFC, जिसको बोलते हैं कि स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी। SFC का मतलब उसको बोलते हैं अस्थायी वित्तीय समिति बोलते हैं, जिसके चेयरमैन होते हैं PS ला होते हैं। मतलब PS ला के पास जाता है, उसमें फाइनेंस के मेंबर आते हैं, एक योजना आयोग से आते हैं, और हम तय कर। लेकिन उसकी ये है कि सीमा होती है 20 करोड़ तक की अगर है प्रोजेक्ट है तो वहीं से पास हो जाता है। उसके बाद अगर 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच का है तो वो मैटर जाता है ACS फाइनेंस की एक अध्यक्षता में कमेटी होती है, जिसको बोलते हैं EFC, एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमेटी। तो वो उनके पास जाते हैं। फिर अगर उससे ज़्यादा है 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो फिर वो जाता है PSC, उसके प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी। अब होता है यहाँ तो हो गया, अब इनके अप्रूवल होते हैं। जो अगर 20 करोड़ के नीचे है तो अपने लॉ मिनिस्टर से अप्रूवल के आधार पर हम तुरंत जारी कर देते हैं। 20 करोड़ वाले में नॉर्मली हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, प्रॉब्लम जाती है जब उससे ऊपर का।
क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि है काफ़ी उसमें उनके नॉर्म्स और इतने मैं कह सकता हूँ आपत्तियाँ बहुत होती है। एक तो पहले इस समय क्या हो गया है कि हमारे यहाँ के कुछ जो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट जैसे इंदौर का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है, चल रहा है। रीवा का प्रोजेक्ट करीब कंप्लीट होने वाला है। आगर का जिससे प्रोजेक्ट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से बहुत जगह के ग्वालियर का प्रोजेक्ट चल रहा है। इनके कारण क्या हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनकी कास्ट करीबन 1500-1600 करोड़ हो गई और हमें जो फंड्स मिलते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं मिलता है, वो मिलता है पूरे स्टेट के लिए मिलता है। हमको एक मद होता है उसमें दे देते हैं जो कि विधानसभा से पास होता है, उसके बाद मिलता है। ऐसे नहीं कि कोई खर्च कर सकता है। तो वो उसमें करीब करीब हमको 185 करोड़ मिलता है। 185 करोड़ का 3 गुना तक ही हमारा सेंक्शन मनी जारी हो सकता है। और उसमें क्या हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहते हैं तो होता ये है कि हमारे पास स्कोप ही नहीं रहते हैं, जिसके कारण नए प्रोजेक्ट जो कि सेंक्शन होने में दिक्कत जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे करीब करीब वो कंप्लीट होने के कगार पे है। अब हमको जो कि स्कोप मिलता है तो हमारा प्रोजेक्ट गया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। हमने वहाँ से बात कर ली है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। मैं उस दिन आया था और इसी पर्पज से ही आया था कि पहले तो हम देख लें कि यहाँ ज़मीन की क्या स्थिति है, हम बन पाएगा अपना, उसके लिए जगह है कि नहीं पर्याप्त है, ये मैं देख लिया था। मैं देखा ज़मीन है, अपने को बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ज़मीन जो क्या लोकेशन ये है कि हमारे लिए रोड से, उधर से भी रोड से लगा हुआ, जुड़ा हुआ है, तो कोई उतनी दिक्कत नहीं है। अब हमने आने के बाद यहाँ देखने के बाद तत्काल मैंने यहाँ के पीआई को बुलाया, पीआई वालों को बुलाया था, उनसे चर्चा करके मिल गया तत्काल आप जो इसको नए मानदंड के अनुसार बना कर भेजे, जिससे कि हमारा ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाए। क्योंकि यहाँ बिल्डिंग की हालत हम देख रहे हैं जर्जर है। और अभी नहीं, मैं 2014 में ब्यावरा में था, तब भी मैं कई कैसे कुछ शासकीय ही कार्य मुझे मिले थे, जिसके कारण मैं आया था और मैंने देखा था उस समय बिल्डिंग की बड़ी स्थिति थी। तो वो जरूरी है और जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हमारे मैंने गवर्नमेंट का हमारा जो डिपार्टमेंट है, विधायी कार्य विभाग देखता है, के पास स्कोप हो जाएंगे कि हम जो कि सेंक्शन जो कि जारी करना शुरू करें। तो जारी भी हो सकता है हमारा 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाए और हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि उसको करें। जजेस के क्वार्टर के बंगले की भी वही स्थिति है, उसके बारे में वही हम लोग चलने कर रहे हैं। जहाँ तक आप लोगों ने कहा, उस दिन भी दिया था ये जो बोडा वाले, देखिए एक तो पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करके देखना पड़ेगा क्या रीजन है, क्यों किया गया। देखिए एक बार कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना, तो उसको सुधारने में बड़ी समय आती है। क्या होता है, ये तो आप लोगों की मांग अलग है, वो लोग जैसे आप लोग करते हैं वहाँ भी उनको पता चल जाता है, तो वो लोग भी आके खड़े हो जाते हैं अभी के साहब हमारा वो नहीं जाना चाहिए, हमारे तहसील में आता है। ये जो हमारी समस्या क्या है कि हम दोनों को, हमारे लिए सभी लोग समान हैं। मैंने कहा ना कि कोई पृथक नहीं। वो लोग भी जो सहारनपुर वालों की बात करें, वो लोग भी हमसे पृथक नहीं, वो आपसे पृथक नहीं है, आप लोग भी हमसे पृथक नहीं है, राजगढ़ वाले भी पृथक नहीं है। अब हमको ये देखना, एक बार उन्होंने पता नहीं किस आधार पर ये आदेश हुआ, ये समझ से परे है। अच्छा, ये सब में डिसीजन लेने से पहले जो कि हमें जब तक कि माननीय पोर्टफोलियो जज साहब के नॉलेज में लाने के पश्चात जो भी विश्वास में जैसा एक डायरेक्शन होंगे उसी अनुसार हम करेंगे। लेकिन मैं पूरा पहले इसको अध्ययन कर लेना चाहता हूँ, क्या है, किस आधार पर किया गया है करके। और जब जैसे ही मतलब कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है, अब जैसे मेरे को अभी गांव जाना पड़ेगा, जो इससे घटना हुई है, फिर पुलिकियम का भी है, तो टाइम लेकर हम सोचे फरवरी में जाएंगे तो माननीय पुलिस साहब से मिलेंगे और देखिए जैसा उन लोगों का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। और किसी भी चीज़ के लिए अपने को बहुत क्या कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम क्या, हम कुछ भी नहीं। उनकी अगर इच्छा होगी तो जितना आप लोगों ने कहा वो सब पूरा हो जाएगा। हमारे हाथ में, मैं तो समझता कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम लोग सिर्फ हम फैसले की बात कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी आते थे, मैं श्रीवास्तव जी से आप बहुत चर्चा में करता था, मैं
हम लोग फाइलें पढ़ के आते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा लगता है कि ये होगा, और पढ़ते पढ़ते आर्गुमेंट सुना, सब कुछ सुना, लगा नहीं ये होना चाहिए, तो फिर वो होता है। तो ये बहुत कुछ पक्षकार के भाग्य पर भी डिपेंड करता है। मैं एक घटना बताऊं, रीवा की 304B का केस था। मैंने यही सोचा था कि उसमें देखा था कि ससुर का कोई रोल ही नहीं था, और एक उसकी ननद थी, उसका कोई रोल नहीं था। जो कुछ था सास का था और पति के बारे में था। और मैंने हमारे सामने डिफेंस की स्टेज में आ गया, हालांकि मैंने पढ़ लिया, काफ़ी कुछ किसी का अपन बना लेते हैं, और आपको बताएं कि मैंने यही सोचा था कि ससुर को और ननद को तो मैं बरी कर दूंगा। लेकिन वकील साहब, अब ये तो मालूम हमारे अंदर क्या नहीं मालूम होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि खींचना शुरू कर दी, और उसी समय मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं चला गया। मैंने सोचा कि हो सकता है वो भी, पता चला हमने बाद में ऐसे ही पता के बदला कि उन्होंने जो जज साहब आए उन्होंने सभी की सजा कर दी। तो उस पक्षकार का भाग्य ये हम पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ आलो से जज ऐसा नहीं है, पक्षकार का भाग्य भी रहता है, उसका प्रारंभ भी रहता है। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई होगी, जिसके कारण जो की उसे ये स्थिति आती है। इसलिए हम लोग जो सोच लेते हैं हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं या कोई दूसरा कराने वाले तो वही हैं, कराते वही हैं, करते वही हैं, सिर्फ हम लोग तो निमित्त हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपना पेशेंस, अपना धैर्य हम लोग न खोएं, सब ईश्वर को छोड़ें, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कोर्ट बिल्डिंग जल्दी बन जाएगी, हर चीज़ सब अच्छा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि इतना मेरे लिए पर्याप्त है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद तो वही ज्ञापित करना कि वो जो आप लोगों ने काम किया उसी को जो की है, फिर मैं वही गलती मैं भी करूँगा। इसलिए मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भाई आप लोगों को प्रणाम करता हूँ सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित अपना आध्यात्मिक से परिपूर्ण उद्बोधन हमें यहाँ पर दिया, इसके लिए हम भी आपके बहुत आभारी हैं। क्योंकि बाबा बैजनाथ महादेव की नगरी में आपका प्रथम आगमन है अभिभाषक संघ नरसिंहगढ़ में, इसलिए एक परंपरा हमारी रही है कि जो भी अतिथि, विशेष अतिथि हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको एक स्मृति चिन्ह अभिभाषक संघ की ओर से भेंट करते हैं। मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भाई विजय शर्मा जी से आग्रह करूँ, जो स्मृति चिन्ह हमारे द्वारा उनको प्रधान न्यायाधीश महोदय को भेंट किया जा रहा है, मैं उनसे आग्रह करूँगा। विशेष न्यायाधीश महोदय, हमारे छोटे से आग्रह पर आप राजगढ़ से आपका बहुमूल्य समय देकर पधारे, उसके लिए अभिभाषक संघ आपका हृदय से आभारी रहेगा। इसी प्रकार परम सम्माननीय हमारे श्री शर्मा साहब, एडीजे साहब, श्रीवास्तव साहब, मुड़ैया मैडम एवं श्री कपिल देव साहब, आप सब लोग अभिभाषक संघ के इस कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए अभिभाषक संघ आपका हृदय से आभारी है। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि महोदय की आज्ञा से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ। तत्पश्चात हमारा स्नेह भोज में आमंत्रित है।